Hello everyone, welcome back. In this video, we will be discussing section 19 and 19A of the Indian Contract Act. Indian Contract Act is the 9th Act of 1872 and it came into force on 1st of September 1872. Till now we have completed till section 18 जिसमें हमने प्री कंसेंट देख लिए हैं, कंसेंट क्या होती है देख लिए हैं, प्रपोजल एक्सेप्टेंस सारे डेफिनेशंस देख लिए हैं, प्री कंसेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है, दैट इज कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें देख ली है। आज हम वॉइडेबिलिटी की बात करने वाले हैं। एक वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइडेबल एग्रीमेंट की हमने डेफिनेशन देख ली है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें अगर एक पर्सन के पास ये पावर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को साइड कर सकता है, मतलब उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकता है, या ऐसा कर सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसके मतलब उसके पावर में ये चीज़ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करता है या कॉन्ट्रैक्ट को सीज कर दे रहा है, किसी एक पर्सन के हाथ में पावर है, तो दैट विल बी नोन एज द वॉइडेबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट। See, Section 19 is talking about the voidability of agreement without free consent. बिना फ्री कंसेंट के अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है तो दैट बिकम्स voidable. See, when consent to an agreement, एग्रीमेंट क्या होती है? एक साइड से प्रपोजल आ रहा है, अदर पार्टी उसे एक्सेप्ट कर रही है, ये एक इन्फोर्सिएबल हो जाता है, और अगर ये लॉ में इन्फोर्सिएबल हो जाएगा तब इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके पहले ये एग्रीमेंट रहता है। तो इज कॉज्ड बाय कोर्जन, अगर कोर्जन के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कोई भी एग्रीमेंट करी गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। जिस पार्टी की कंसेंट ली गई थी बाय मेकिंग कोर्जन या फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, तो उस पार्टी के हाथ में ये पावर आ जाती है कि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है। A party to a contract whose consent was caused by fraud या misrepresentation में, if it thinks fit, अगर उस पार्टी को ऐसा लग रहा है जिसकी कंसेंट हमने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू ली है और उसे ये लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड एंड ही शैल बी पुट इन पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ रिप्रेजेंटेशन मेड हैड बीन ट्रू, या तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपने जिस पार्टी की कंसेंट ली, आपने एक पार्टी को फ्रॉड करके उसे बताया कि हमारे कुछ, अगर आप उसे अगर अपना घर बेच रहे थे तो आपने ये बात कही कि इस पर किसी भी तरह का इनकम्बरेंस या कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, आप ये घर खरीद सकते हैं, और बाद में उस पार्टी को पता चलता है कि नहीं, इस घर पे तो बहुत सारी लाइबिलिटीज है और अगर मैं घर खरीदूंगा तो मुझ पर वो लाइबिलिटी आ जाएगी, मुझे पे करना पड़ेगा, ये एक तरह का फ्रॉड हो गया। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि जो आपने घर बेचा उस पर जो भी लाइबिलिटी थी वो लाइबिलिटी अगर आप फुलफिल कर दे रहे हैं और उस घर को फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस या फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी बना दे रहे हैं, उसके बाद उस घर को अगर बेच रहे हैं तो ये फ्रॉड में इंक्लूड नहीं होगा। मतलब इसमें ऐसा हो जाएगा कि अब पार्टी जो है वो एग्जीक्यूट करा सकती है इस कॉन्ट्रैक्ट को। वही ये बात कह रहा है पैराग्राफ, दैट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड बाय फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन में, इफ इट थिंक्स फिट, अगर उसे ऐसा लगता है तो वो इंसिस्ट कर सकता है अदर पार्टी को दैट कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड एंड दैट ही शैल बी पुट इन अ पोजीशन, और उस पर्सन को जिसकी कंसेंट ली गई है उसे उस पोजीशन में डालना पड़ेगा इन विच ही वुड हैव बीन इफ रिप्रेजेंटेशन मेड हैड बीन ट्रू। आप कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवाइए। अगर हम चाह रहे हैं, हमारे साथ अगर फ्रॉड हुआ है और हम ये बात कह रहे हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना है, तो हम इंसिस्ट कर सकते हैं आपको कि आपने मुझे जिस पोजीशन पे पहले रखा था, आपने कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो घर है ये फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस या फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी है, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जिस पोजीशन पर आपने मुझे डाला था उस पोजीशन पर जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो दैट शुड बी ट्रू। अगर आप उसे ट्रू कर सकते हैं तो वी विल कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, बट देर आर फ्यू एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शन इज सेइंग दैट इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, अब यहाँ मिसरिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है या फिर साइलेंट की बात हो रही है कि कोई भी पर्सन साइलेंट था, फ्रॉडुलेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17, तो द कॉन्ट्रैक्ट नेवर द लेस इज नॉट वॉइडेबल। अगर मिसरिप्रेजेंटेशन या साइलेंट के थ्रू अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट करा है तो नेवर द लेस इज नॉट वॉइडेबल, ये वॉइडेबल नहीं होगा अगर पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलेंस। सी, हमने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करा या कोई फ्रॉड करा है साइलेंस के थ्रू या कोई भी अदर फ्रॉडुलेंट या मिसरिप्रेजेंटेशन वाले एक्ट हमने करे हैं और आपके पास ये
प्रॉपर था, एक प्रॉपर वे था जिसके थ्रू आप डिस्कवर कर सकते थे कि सच्चाई क्या है। अगर हम आपको अपनी कंपनी बेचना चाह रहे हैं तो हमारे कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसीज है उसको आपको कहीं और से चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको ट्रुथ डिस्कवर करना पड़ेगा। आपके पास अगर ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस में ये पावर थी कि आप ऐसा कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको अपना घर बेचना चाहते हैं, आप हमारे घर आए, घर को आपने देखा खरीदने के लिए ये सही है या नहीं, और आप देख रहे हैं वहां पे कुछ टेनेंट्स रह रहे हैं या कुछ अदर लोग रह रहे हैं, हम नहीं रह रहे हैं, हमारी फैमिली नहीं रह रही है, कोई और पर्सन रह रहे हैं, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपको पूछना चाहिए था कि इस घर में कौन रह रहा है या किसके नाम से ये घर है। तो दैट इज द मिस्टेक ऑन योर पार्ट। अब यहाँ पर आपके पास डिस्कवर करने का मीन्स था आपके पास कि आप किस तरह से ट्रुथ को डिस्कवर कर सकते हैं विद ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर आपकी नेग्लिजेंस हो गई। अब इस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा है ये वॉइडेबल नहीं हो जाएगा। Explanation says that a fraud or misrepresentation which did not cause the consent to a contract। अब हमने अगर कोई भी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया है लेकिन उस बेसिस पर आपने कंसेंट नहीं दिया, आपके कंसेंट की कोई और वजह थी, तो उस मामले में भी आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं डिक्लेयर करवा सकते हैं, बिकॉज हमारे फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से आपने तो कंसेंट दी ही नहीं है। नाउ कम्स द इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन ए सेज दैट ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी। ए की ये इंटेंशन थी कि वो बी को डिसीव करेगा और उसने फॉल्सली ये रिप्रेजेंट किया द 500 माउंट्स ऑफ इंडिगो आर मेड एनुअली एट एज फैक्ट्री। ए ने बताया कि हमारी फैक्ट्री में 500 माउंट्स ऑफ इंडिगो तो हर साल होते हैं, एंड देयर बाय इंड्यूसेस बी टू बाय द फैक्ट्री, और उसने बी को इंड्यूस कर दिया कि बी उससे फैक्ट्री खरीद ले। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ बी। Illustration B says that A by misrepresentation, A ने मिसरिप्रेजेंट किया B को, इरोनियसली बिलीव कर लेता है B उसकी बात को that 500 mounts of indigo are made annually at A's factory। तो B ने एग्जामिन करा अकाउंट्स ऑफ द फैक्ट्री। अब B आता है, B जाकर फैक्ट्री देखता है, फैक्ट्री के अकाउंट्स को देखता है, तो उसे ये पता चलता है कि वहां पर तो 400 माउंट्स ऑफ इंडिगो खाली प्रोड्यूस हो रहे थे, ओनली 400 माउंट्स ऑफ इंडिगो हैव बीन मेड आफ्टर दिस। उसके बाद उसने फैक्ट्री खरीद लिया, एक ही फैक्ट्री को बी खरीद लेता है आफ्टर चेकिंग द अकाउंट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वॉइडेबल नहीं है ऑन अकाउंट ऑफ एज मिसरिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर एक ही मिसरिप्रेजेंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज यू हैव द राइट, यू हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, जो हमने एक्सेप्शन में डाला है। Illustration C says that A fraudulently informs B। A ने fraudulently B को inform किया that A's estate is free from encumbrance। जो एग्जाम्पल हमने दिया था कि घर पर हम एक घर बेच रहे थे, आपको घर पर कई सारी लाइबिलिटीज थी, तो यहाँ पर ए ने अपने estate को बेचने के लिए बी से बात करी और उसके बाद उसने ये कहा कि हमारा जो ई स्टेट है दैट इज फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस। बी देयर अपॉन बाइज द ई स्टेट। बी ने उस ई स्टेट को या उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। तो ई स्टेट इज सब्जेक्ट टू अ मॉर्टगेज, और जो ई स्टेट है उस पर एक मॉर्टगेज लगा हुआ था, मतलब अब आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी ये। तो बी में आइदर अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, तो बी के पास ये पावर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है या फिर इंसिस्ट कर सकता है ए को कि आप मॉर्टगेज डेट को रिडीम कर दीजिए और फिर मुझे ये प्रॉपर्टी दीजिए। ठीक है। Illustration D says that B having discovered a vein of ore in the estate of A। B ने डिस्कवर किया कि A के estate में कुछ तो गड़बड़ी है, adopts means to conceal, और उसने ये किसी भी तरह से उसने कंसील कर दिया इस फैक्ट को, एंड डस कंसील existence of the ore from A। Through A's ignorance, B is enabled to buy the estate at an undervalue। The contract is voidable at the option of A। C, B जो है यहाँ पर A की प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था और उसे ये पता चला कि A की प्रॉपर्टी के नीचे तो माइंस हैं या और निकलते हैं वहां से, तो इससे तो फायदा होगा B का बहुत सारा, और उसने नॉर्मल प्रॉपर्टी समझ के एक जो नॉर्मल या नॉर्मल प्राइस जो होती है, रीजनेबल प्राइस होती है किसी भी प्रॉपर्टी की, उस प्राइस पर उसने वो प्रॉपर्टी खरीद ली। अब इससे ए का तो लॉस हो गया यहाँ पर, क्योंकि ए को पता ही नहीं था कि उसकी प्रॉपर्टी के नीचे और मिलेंगे, माइंस हैं। तो इस मामले में ए के पास ये ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवा सकता है, बिकॉज बी ने यहाँ पर उससे फैक्ट कंसील करा है। Illustration E says that A is entitled to succeed to an estate at the death of B। और B की डेथ हो जाती है,
ए इंटाइटल था कि बी की प्रॉपर्टी को वो सक्सीड करने वाला है, मतलब बी की डेथ के बाद प्रॉपर्टी ए के पास जाएगी। सी हैविंग रिसीव्ड इंटेलिजेंस ऑफ बीज डेथ, सी को पता चला बी की डेथ के बारे में, प्रिवेंट्स द इंटेलिजेंस रीचिंग ए, और वो उस बी की डेथ को ए के पास पहुंचने से उस न्यूज को रोक देता है, एंड दस इंड्यूसेस ए टू सेल हिम हिज इंटरेस्ट इन ई स्टेट, तो सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए को ये बात पता ही नहीं थी कि बी की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी मेरे पास आने वाली है, मतलब ए के पास आने वाली है, और इस बात को सी ने कंसील कर लिया और उससे उस और ए से उसने प्रॉपर्टी खरीद ली धोखे से। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी की जो सेल हुई है प्रॉपर्टी जो, वो वॉइडेबल हो जाएगी एट द ऑप्शन ऑफ ए। 19A, section 19A is talking about the power to set aside contract induced by undue influence. See, section 19 में हमने फ्रॉड की बात करी है, मिसरिप्रेजेंटेशन की बात करी है एंड कोर्जन की बात करी है। अब यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का अलग से हमने सेक्शन ऐड कर दिया है। इसमें ये बात हो रही है कि व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट, हमने किसी भी एग्रीमेंट पर कंसेंट दिया है जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ था। व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पर है कि वो अदर पार्टी को इंड्यूस कर सकता है, अपनी बातों में फंसा सकता है, और उनके बीच एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप है या एपरेंट या रियल रिश्ता इस तरह से है कि हम उस पर, सामने वाली पार्टी पर ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो जो भी बात कह रहा है हमारे भले के लिए कह रहा होगा। तो अगर उस इन्फ्लुएंस में आकर हमने एग्रीमेंट कर लिया किसी भी पार्टी से, तो एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी whose consent was so caused। तो जिस पार्टी की हमने कंसेंट दी है उस पार्टी के पास ये राइट आ जाता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है। यहाँ पर क्या बात हुई? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है डोमिनेटिंग पोजीशन पर अगर एक पार्टी है और वो दूसरे पार्टी को इन्फ्लुएंस कर दे रहा है या अपनी बातों में फंसाकर वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा है, तो दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख ली है, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। सी, एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में बी आइदर सेट असाइड एब्सोल्युटली, उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो हम एब्सोल्युटली सेट असाइड कर सकते हैं, या फिर अगर पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज टू द कोर्ट में सीम जस्ट, या तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ही सेट असाइड करने वाले हैं, या दूसरी बात यह है कि अगर हम एक पार्टी हैं, हम चाह रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर कर दिया जाए, तो हमारे पास जो भी अभी तक बेनिफिट आई है, जो भी हमने बेनिफिट रिसीव करा है, वो हमें वापस करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बेनिफिट भी ले लीजिए और कॉन्ट्रैक्ट को भी सेट असाइड कर दीजिए, दोनों चीज तो आपके हित में नहीं हो सकती है, इसीलिए ये क्लॉज रखा गया है। नाउ इलस्ट्रेशन सेज दैट A's son has forged B's name to a promissory note। ए का जो बेटा है उसने फॉर्ज कर दिया है, मतलब फॉर्जली साइन कर दिया है बीज नेम टू द प्रोमिसरी नोट, बी के नाम के जगह खुद ही उसने साइन कर दिया या बी का नाम इस्तेमाल किया है। बी अंडर थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग एज सन ऑब्टेन्स अ बॉन्ड फ्रॉम ए, बी ने ए को ये थ्रेट करा कि तुम्हारे बेटे को तो मैं फंसा दूंगा बिकॉज उसने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया है, और उससे एक बॉन्ड पर फॉर्ज नोट साइन करवा लेता है ए से। बी ने ए को थ्रेट करा कि तुम्हारे बेटे को मैं फंसा दूंगा क्योंकि उसने गलत काम करा है, और उसने ए से कुछ बेनिफिट उठा लिए। इफ बी सू ऑन दिस बॉन्ड द कोर्ट में सेट असाइड द बॉन्ड। अब बी यहाँ पर अगर सू कर दे रहा है कि मेरे साथ जो गलत हुआ है या जो जो एग्रीमेंट है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में भी सेट असाइड, कोर्ट में सेट असाइड द बॉन्ड, तो उस बॉन्ड को सेट असाइड करवाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बी ने जो थ्रेट करा है ए को, ये एक अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रोसेस हो गया। ए द मनी लेंडर, ए जो है मनी लेंडर है, उसने एडवांस करा 100 रुपए बी को उसने 100 रुपए दिए जो कि एक एग्रीकल्चरिस्ट है, एंड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इंड्यूसेस बी, और उसने बी को इंड्यूस किया है कि आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करिए 200 रुपए का विद 6% इंटरेस्ट पर मंथ। सी दिस इज टू मच, उसने 100 रुपए एडवांस करा, उसने बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लिया 200 रुपए का, और 6% इंटरेस्ट भी उसने मांगा है ए से, बी से, सॉरी, ए जो है मनी लेंडर है उसने बी से मांगा है। तो कोर्ट में सेट असाइड द बॉन्ड, कोर्ट चाहे तो इस बॉन्ड को सेट असाइड कर सकता है, ऑर्डरिंग बी टू रीपे ₹100। कोर्ट इस बॉन्ड को सेट असाइड कर सकता है और वो बी को ये बात कहेगा कि आप 100 रुपए कोर्ट में दे दीजिए, मतलब ए को पे कर दीजिए,
विद सच इंटरेस्ट एज मे सीम जस्ट, और कोर्ट को जिस तरह से इंटरेस्ट सही लगेगा वो उस पर इंटरेस्ट उस हिसाब से लगा सकता है, बिकॉज 6% पर मंथ का इंटरेस्ट अभी तक लग रहा था। तो ये हमने देख लिया सेक्शन 19 एंड 19A। 19 इज टॉकिंग अबाउट कब हम वॉइडेबल करवा सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, तो जब हमारा फ्री कंसेंट इंड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ कोर्जन, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन। और 19A बात कर रहा है ऑफ पावर टू सेट असाइड, जहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। हमने इलस्ट्रेशंस दोनों को देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम सेक्शन 20। थैंक यू।